हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बच्चे इस वाले सेशन में हम अपनी यूपी पुलिस के लिए जीएस को देखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहता है बच्चे सितंबर 2024 में एक घटना के लिए समाचारों में रहा। ये कौन है। जीवित पुत्री का त्योहार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। बच्चे ये अश्विन महीने में मनाया जाता है और जो अश्विन महीना है आपका, ये आपका ध्यान रखोगे सितंबर का आखिरी और अक्टूबर का शुरू इसमें मनाया जाता है। बिहार के अंदर मनाया जाता है। इसको माताएं मनाती हैं। माताएं जो है बच्चे व्रत रखती हैं अपने बच्चों के लिए। इसके लिए बच्चे बच्चों के लिए, ताकि उनकी लंबी उम्र के लिए। तो ये बिहार के अंदर रखती हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक। अगर मैं आपसे बोलूं बच्चे छठ पूजा कहां पर मनाया जाता है, तो छठ पूजा भी ये भी बच्चे बिहार में ही मनाया जाता है और ये भी 4 दिन का मनाया जाता है। लेकिन ये कौन से महीने में मनाया जाता है, ये कार्तिक महीने में मनाया जाता है। जो कार्तिक महीने की अमावस्या होती है ना, उस पर दिवाली होती है और अमावस्या के बाद ही ये ध्यान रखोगे छठ पूजा मनाई जाती है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है बच्चे। क्लियर हो जाएगा। 4 दिन तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। जो छठ पूजा का पहला दिन है वो नहाई खाई बोला जाता है। दूसरा दिन खरना बोला जाता है। इसमें सूर्य की, ध्यान रखोगे, सूर्य की जो बहन है छठ, उसकी पूजा होती है और सूर्य की पत्नी उषा और प्रत्युषा की भी पूजा होती है। आ जाओ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या कहता है भाई, बोलता है 2024 में भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के विषय वस्तु थीम क्या है। तो बच्चे वो क्या हो जाएगा, इसमें से विकसित भारत हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। ध्यान रखोगे बच्चे, विकसित भारत इज द राइट आंसर। और ये कितनेवें नंबर का है, ये ध्यान रखोगे 78वें नंबर का है, 2024 का है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं शहबाज शरीफ पाकिस्तान के कितनेवें नंबर के प्रधानमंत्री बन गए। तो ये 24वें नंबर के बन गए बच्चे। कितनेवें नंबर के, 24वें नंबर के। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, वो 14वें नंबर के है। कौन, आरिफ अली जरदारी। याद रखोगे बच्चे, कौन, आरिफ अली जरदारी। ठीक है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि बच्चे यहां पर पाकिस्तान के अंदर है ना भाई, पाकिस्तान से हमारे कितने राज्य लगते हैं, तो ये राज्य लगते हैं बच्चे, ध्यान रखोगे कितने, 3 राज्य और यूनियन टेरिटरी लगते हैं 2 केंद्र शासित प्रदेश, 3 राज्य पाकिस्तान से लगते हैं। पाकिस्तान से हमारी सीमा कितनी लगती है बच्चे, वो लगती है 33-23 किलोमीटर। पाकिस्तान हमारे किस दिशा में आपको देखने को मिलेगा, उत्तर पश्चिम में देखने को मिलता है बच्चे। किधर है, उत्तर पश्चिम में आपको ये देखने को मिलता है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नया औसत मनरेगा ये वेतन कितना निर्धारित किया गया है। बच्चे अगर आप 261 रुपए प्रतिदिन देखोगे तो 2023-24 के लिए निर्धारित किया गया था, और 289 प्रतिदिन देखोगे तो 2024-25 के लिए ये निर्धारित किया गया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये बच्चे सबसे पहले ये किस नाम से शुरू हुआ था, नरेगा के नाम से शुरू हुआ था। और नरेगा एक्ट कब का था, 2005 का। इसको बच्चे, इसको लागू कब किया गया, इसको किया गया 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। और ये उस समय भारत के 130 जिले में लागू किया गया। लेकिन फिर इसको बच्चे कब, अगर आप देखोगे इसको बच्चे 1 अप्रैल 2008 को इसको देश भर के 593 जिले में लागू कर दिया था। उस समय हमारे 593 जिले थे 1 अप्रैल 2008 को। ठीक है। फिर इसको बच्चे 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम चेंज करके एमजी नरेगा कर दिया। ध्यान रखोगे, यानी कि इसमें महात्मा गांधी वर्ड और जोड़ दिया इसके नाम में, ताकि लोग इस पर और विश्वास करें। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है। किसके लिए बोला, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के लिए बोला बच्चे। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ये ध्यान रखना बच्चे, 143 देशों में आया था। और ये आया था बच्चे कब, 2024 की बात कर रहे हैं हम। तो 2024 में भारत का स्थान कितनेवें नंबर का, वो रहेगा 126। याद रखोगे। और अफगानिस्तान सबसे नीचे था 143 पर। और टॉप पर कौन था बच्चे, फिनलैंड था। ठीक है। लेकिन अगर हम देखें हमारा जो 2025 की रैंकिंग आई है, ये 147 देश पर आई है। और सबसे लास्ट में फिर से अफगानिस्तान है यहाँ पे। और भारत की रैंकिंग सुधरी है, भारत 118 पे आ गया है और पाकिस्तान 109 पर है बच्चे। और यूएस जो है वो कितनेवें नंबर पर है, 24। और यूके बच्चे 23 पर है। और चीन यहां पर 68 पर है बच्चे। और ध्यान रखोगे नेपाल 92 पर है, ये भी आप ध्यान रखोगे। और 8वीं बार टॉप पर कौन रहा है बच्चे, वो रहा है फिनलैंड।
और फिनलैंड के बाद सेकंड नंबर पे कौन है बच्चे, वो है डेनमार्क, है ना भाई। ऐसे भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है, आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। तो हमारा राइट आंसर 126, ये 2024 के हिसाब से है। जेम्स एंडरसन जिन्होंने हाल ही में अपनी रिटायरमेंट की घोषणा करी, वह किस देश से आपको संबंधित लगते हैं बच्चे। जेम्स एंडरसन जो है, इन्होंने 188 टेस्ट मैच खेले और इन्होंने बच्चे 704 टेस्ट विकेट लिए, और ये कहां से आते हैं, इंग्लैंड से आते हैं। तो 2024 में इन्होंने संन्यास की घोषणा करी। 2023 में इन्हीं के देश से कौन गए थे, स्टुअर्ट ब्रॉड गए थे। याद रखोगे बच्चे, वो कौन गए थे, स्टुअर्ट ब्रॉड, इन्होंने संन्यास की घोषणा करी थी। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। वो भी बॉलर थे, ये भी बॉलर थे, ठीक है भाई। हमारे देश से अगर आप देखोगे 2024 में अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा करी। वो कौन है, एक ऑलराउंडर है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। और बच्चे 2024 में ही दिनेश कार्तिक ने भी हमारे देश से रिटायरमेंट की घोषणा करी इंटरनेशनल क्रिकेट से। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं बच्चे ओट्टन थुल्लन नृत्य किस राज्य से आपको संबंधित लगता है। तो बच्चे ये जो ओट्टन थुल्लन है, ये कहां का हो जाएगा, केरल से हो जाएगा। इसको गरीबों की कथकली कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, गरीबों की कथकली कहते हैं। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर है। और बच्चे अगर हम देखें केरल से, तो अगर आप देखोगे कुडियाटम को, ये एक नृत्य नाटक है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है बच्चे। कुडियाटम ये एक नृत्य नाटक है। और मार्गम कली, ये आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चे, नृत्य है। परिचा कली, ये भी आपको देखने को मिलेगा बच्चे, नृत्य है। मोहिनी अट्टम, ये भी क्या हो जाएगा बच्चे, यहां से नृत्य है। और अगर हम देखें इसमें से बच्चे, कहना कथकली, ये भी यहाँ का क्या हो जाएगा बच्चे, ये भी नृत्य हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल वाले बच्चे, बिल्कुल सही। तो आ जाओ नेक्स्ट पर। धुरी नृत्य के बारे में देखते हैं बच्चे। देखो अगर मैं आपसे बोलूं छन्नक छम के बारे में, छन्नक छम कहाँ होता है, देमन कहां पर होता है, देमान, याद रखोगे, देमान नृत्य कहां पर होता है ना भाई। डांगी नृत्य कहां पर होता है, थोड़ा एक मार्शल आर्ट नृत्य है, ओके बच्चे, युद्ध कला नृत्य है यानी कि, ओके, ये कहां पर होता है बच्चे, ये सब होते हैं हमारे कहां पर, हिमाचल प्रदेश के है ये, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। वर्ष 2024 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये बच्चे 2024 की बात बोल रहा है। तो 2024 में जो पुरस्कार मिले हैं, टोटल 132 पद्मा पुरस्कार मिले हैं, जिसमें से 110 मिले हैं पद्माश्री, याद रखोगे, और 17 मिले हैं बच्चे पद्मा भूषण, और बच्चे कितने मिले हैं, ध्यान रखोगे, 5 मिले हैं पद्मा विभूषण। तो ऐसे करके टोटल 100, ध्यान रखोगे, 32 थे। अब इनमें से अगर आप देखोगे 30 महिलाओं को मिले थे, ओके बच्चे, और 8 विदेशी को मिले थे, 8 विदेशी, और बच्चे 9 को मरणोपरांत मिले थे, ओके, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ऐसे देखा, तो हमारा राइट आंसर है ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अच्छा अगर हम देखें अगला अपना, क्या 2025 में कितने मिले हैं बच्चे, 2025 में 139 को मिले हैं, जिसमें से 113 को मिले हैं पद्माश्री, ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा, और 7 को मिले हैं पद्मा विभूषण, ये भी आप ध्यान रखोगे। और बच्चे जो मिले हैं, ध्यान रखोगे, 19 को पद्मा भूषण पुरस्कार मिले हैं। यहां पर बच्चे 23 महिलाओं को मिले हैं। कितनी महिलाओं को मिले हैं, 23 महिलाओं को मिले हैं, ठीक है, क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। और बच्चे यहाँ पर 10 विदेशी को मिले हैं और 13 मरणोपरांत मिले हैं, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी ध्यान आप रख सकते हैं, क्लियर है, समझ गए। वैसे तो देखो रूल है कि 120 से ज्यादा को नहीं मिलना चाहिए पद्मा पुरस्कार, लेकिन फिर भी रूल टूट जाता है कभी कभी, ठीक है। चलो बोलते हैं बच्चे, किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यंग लीव को प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो वो कौन है बच्चे, हो जाएंगे, ध्यान रखोगे, फॉक्सकॉन। कहां की है ये कंपनी बच्चे, यह ताइवान की, याद रखोगे, ताइवान की। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलते हैं कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, है ना भाई, में किस ऐतिहासिक स्मारक के सबसे निकट है। मतलब कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है, और उसी के बराबर में क्या है, कुतुब मीनार, और वहीं पर अलाई दरवाजा मिल जाएगा। इसमें से जो अलाई दरवाजा है वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था 1311 में, लेकिन कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई, और कुतुब मीनार की नींव भी किसने रखी थी, ध्यान रखोगे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, इसके बराबर में आपको क्या मिल जाएगी, कुतुब मीनार। इसकी ऊंचाई है 73 मीटर, ओके बच्चे, और इसकी नींव किसने रखी है, वो ऐबक ने रखी है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन इसको पूरा करवाया था कितने मंजिल का, 4 मंजिल तक का, वो इल्तुतमिश ने पूरा कराया है बच्चे। किसने, इल्तुतमिश ने पूरा कराया। और
अगर आपसे पूछे इसकी जो चौथी मंजिल ढह गई थी किसके समय पर, फिरोज शाह तुगलक के समय पर। फिरोज शाह तुगलक का टाइम है 1351 से 1388 के बीच का। तो फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल तो बनवाई, उसके साथ पांचवी और बनवा दी। तो इसीलिए चौथी और पांचवी में आपको लाल बलुआ पत्थर के साथ संगमरमर भी लगा हुआ मिलेगा। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। मशहूर गायिका रिजवान चौधरी बान्या को पद्मश्री से सम्मानित किया गया 2024 में। वो किस देश से हैं बच्चे, वो बांग्लादेश से है। ओके बच्चे, कहां से, बांग्लादेश से। गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था, वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये 1930 से चल रहा था और पहला सविनय अवज्ञा जो चला है 1932 तक चला है, उसके 1931 तक याद रखोगे, और दूसरा 1932 से 1934 तक चला है। तो ये जो पहला वाला है ना बच्चे, पहला वाला जो शुरू हो गया था वो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च के तौर पर ही शुरू मान लिया गया था। ठीक है भाई, जबकि दांडी मार्च तो खत्म हो गया था आपको पता है कब, 6 अप्रैल को ही। 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेके नमक कानून तोड़ दिया था गांधी जी ने। लेकिन इसी रूप में फिर सविनय अवज्ञा कंटिन्यू रहा, और सविनय अवज्ञा 5 मार्च 1931 को जब गांधी इरविन समझौता हुआ तब जाके पहला वाला सविनय अवज्ञा खत्म हुआ था। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये। तो गांधी इरविन समझौता बच्चे कब हुआ, 5 मार्च 1931। कब से चल रहा था ये, इस पर बातचीत 17 फरवरी से चल रही थी 1931 से, और कंप्लीट हुई जाकर कब, ध्यान रखोगे, 5 मार्च 1931 को। इरविन क्या था, हमारा वायसराय। इरविन कब बना है बच्चे, 1926 से 1931 के बीच में हमारा वायसराय बना है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जॉर्ज जूल 1888 में अध्यक्ष बने। बच्चे जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी ना, कब हुई थी, 28 दिसंबर को। जब इसकी स्थापना हुई, स्थापना के तुरंत बाद ही 28 दिसंबर को इसका अधिवेशन शुरू हो गया 31 दिसंबर के बीच में। ठीक है भाई, अब जब ये अधिवेशन हुआ तो पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी क्या करी थी बच्चे, इसकी अध्यक्षता करी थी। वो हिंदू भी थे, तो पहली बार एक ध्यान रखोगे, हिंदू ने ही कांग्रेस की अध्यक्षता करी। फिर उसके बाद बच्चे अगला जो हुआ है 1886 में, वो कलकत्ता में हुआ है। कहां पर हुआ है बच्चे, कलकत्ता में। और इसकी किसने करी है, दादाभाई नौरोजी ने अध्यक्षता करी है। फिर 1887 में कहां पर हुआ है बच्चे, मद्रास में हुआ है, और यहाँ पर बदरुद्दीन तैयब जी ने करी है इसकी अध्यक्षता। यानी कि दूसरे में पारसी अध्यक्ष थे दादाभाई नौरोजी, और मुस्लिम अध्यक्ष तीसरे में थे, ध्यान रखोगे, मद्रास वाले में। फिर चौथा वाला हुआ है बच्चे कहां पर, प्रयागराज इलाहाबाद। यहां पर जॉर्ज यूल ने करी थी। यानी कि अब कौन थे, ईसाई अध्यक्ष बने थे। ये बात आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। कांग्रेस की अगर हम बात करें बच्चे, तो कांग्रेस के सबसे ज्यादा लंबे समय तक जो अध्यक्ष रहे हैं आजादी से पहले, तो वो कौन रहे थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, 1940 से 1945 तक। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला। बोलता है किस भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को अगस्त आंदोलन के रूप में जाना जाता है। तो बच्चे वो है भारत छोड़ो आंदोलन को जानते हैं हम। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। 8 अगस्त 1942 को शुरू हो जाता है। कहां से शुरू हो जाता है बच्चे, ये हो जाता है बॉम्बे से। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, बॉम्बे से। और 9 अगस्त को 1942 में ही ऑपरेशन जीरो आवर चलाते हैं अंग्रेज। कौन सा चलाते हैं बच्चे, ऑपरेशन जीरो आवर। और इसके तहत बड़े बड़े नेताओं को पकड़ के वो नजरबंद करना शुरू कर देते हैं। ये आजादी का सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। अच्छा, जैसे हम कहने लगे बच्चे कि गांधी जी को यहाँ पर कहाँ नजरबंद किया गया था, आगा खा पैलेस में। ठीक है, ध्यान रखोगे, सरोजिनी नायडू के साथ में। वो कहाँ है आगा खा पैलेस, पुणे में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ऐसे ही हजारीबाग सेंट्रल जेल में किसको कैद किया गया था, जयप्रकाश नारायण जी को। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, पटना की बांकीपुर जेल में किसको कैद किया गया था, राजेंद्र प्रसाद जी को कैद किया गया था। ठीक है, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलता है एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने करी है। बच्चे ये जो एंग्लो वैदिक कॉलेज है, इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती, लाला हंसराज, आत्माराम पांडुरंगा या फिर महागोविंद रनाडे हो जाते हैं। तो बच्चे इसकी स्थापना 1886 में हुई है, लाहौर के अंदर हुई है। और ये किसने करी है बच्चे, लाला हंसराज ने करी है। ओके, ध्यान रखोगे, दयानंद सरस्वती की डेथ के बाद। ये बात ध्यान रखोगे, एंग्लो वैदिक कॉलेज। समझिए, इसमें ज्यादातर चीजें वो पढ़ाई जाती थी जो वेदों के बारे में ज्ञान देती थी। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। बोलता तो यहाँ पर दयानंद सरस्वती मत लगाना वरना गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, बोलता है राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकर रेड्डी, देखो ये दोनों ही किससे जुड़े हैं बच्चे, बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं।
और इनको 2023 का क्या मिला था दोनों को बच्चे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है ना। लेकिन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का अब नाम चेंज हो गया है, तो अब क्या हो गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और ये नाम कब चेंज हो गया था बच्चे, 2021 में हो गया था, ये बात ध्यान रखोगे 6 अगस्त को। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनको मिला है। ठीक है, और अगर आप देखोगे 2024 में ये पुरस्कार 4 लोगों को मिला है। भारत में खेल का सर्वोच्च पुरस्कार है, इसमें 25 लाख रुपए की राशि मिलती है बच्चे, याद रखोगे 25 लाख की राशि। तो 4 लोग कौन है, जैसे कि डी गुकेश हो जाते हैं, जैसे कि प्रवीण कुमार हो जाते हैं। ठीक है भाई, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स से जुड़े हुए प्रवीण कुमार, डी गुकेश का संबंध है शतरंज से। जैसे कि मनु भाकर हो जाती हैं बच्चे, मनु भाकर। और जैसे कि साथ में आप लोग इनके, मनु भाकर किससे, निशानेबाजी से। और ये ध्यान रखोगे हरमनप्रीत सिंह हॉकी से, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, हरमनप्रीत सिंह का संबंध किससे है, हॉकी से है। क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, ये 1992 में दिया गया था सबसे पहले विश्वनाथ आनंद जी को। याद रखोगे बच्चे, विश्वनाथ आनंद जी का संबंध चेस से है, शतरंज से। और उनको ये 1991-92 की सर्विस के लिए दिया गया था। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा यहाँ तक। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलता है 2024 में अग्रणी भूमिका में बेस्ट एक्ट्रेस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता है, एमा स्टोन ने जीता है बच्चे ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार को अकेडमी पुरस्कार भी बोल देते हैं हम। और इनकी स्थापना 16 मई 1929 को हुई और ये बच्चे यूएसए के अंदर दिए जाते हैं। ठीक है भाई, तो 2023 में जो ये दिए, 2024 में जो ये दिए गए बच्चे, ध्यान रखोगे, है ना भाई। तो जब ये 2024 में दिए गए, ये एमा स्टोन को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तौर पर। कौन सी पिक्चर के लिए, पुअर थिंग्स के लिए। कौन सी बच्चे, पुअर थिंग्स के लिए। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर। अच्छा, सिलियन मर्फी को मिला एक्ट्रेस के मतलब एक्टर के तौर पर। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, सिलियन मर्फी इनको मिला बच्चे किसके, ध्यान रखोगे, एक्टर के तौर पर, बेस्ट एक्टर के तौर पर। ठीक है भाई। और डायरेक्टर के तौर पर बच्चे, अगर आपसे पूछा जाए डायरेक्टर के तौर पर किसको मिला, है ना भाई, यहां पर वो मिला बच्चे, ध्यान रखोगे, क्रिस्टोफर नोलन को, है ना भाई। ऐसे भी आप ध्यान रखो, क्या नाम है, क्रिस्टोफर नोलन, ऐसे भी हम ध्यान रखेंगे। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलता है WPL वुमेन प्रीमियर लीग में पर्पल कैप किसने हासिल किया। अगर हम देखेंगे बच्चे, WPL की बात कर रहा है, ये बच्चे कौन है, जेम्स जोनासन है, श्रेयंका पाटिल है, या फिर आप लगाओगे सोफी एक्सेस्ट्रॉन है, या फिर आप लगाओगे इसमें से मैरिजन कप है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये WPL 2024 में बच्चे, ये श्रेयंका पाटिल ने 8 मैचों में 13 विकेट लिए थे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो पर्पल कैप किसको मिलता है, जो विकेट ज्यादा लेता है एक सीजन में। ठीक है, और यहां पर एलिस पेरी को ऑरेंज कैप मिला था, वो भी आरसीबी की टीम से ही खेल रही थी, उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए थे उस सीजन में। और श्रेयंका पाटिल भी आरसीबी की तरफ से ही खेल रही थी, वुमेन्स की तरफ से, याद रखना। और 2024 WPL आरसीबी की वुमेन्स ही जीत गई थी बच्चे। WPL वुमेन प्रीमियर लीग 2023 में शुरू होता है और ये महिलाओं की क्रिकेट लीग है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है भाई। और पहला कौन जीत गया था, मुंबई की टीम जीत गई थी। और किसको हराकर बच्चे, दिल्ली को हराकर, याद रखोगे किसको, दिल्ली को हरा के। और दूसरा वाला आरसीबी की महिलाएं जीत गई थी, किसको हराकर बच्चे, वही सेम दिल्ली को हराकर। ठीक है भाई। और इस बार फिर से मुंबई की टीम जीत गई है 2025 में, किसको हराकर बच्चे, सेम ध्यान रखोगे, है ना, सेम दिल्ली को हराकर। तो दिल्ली तीनों बार फाइनल में हारी है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी हम ध्यान रख सकते हैं, और पिछली बार का हमारा ये हिसाब है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए, ऐसे हम ध्यान रखेंगे। आ जाओ, 5 टीमें खेलती हैं इसमें। बोलता है बच्चे WPL का इस बार IPL है। ठीक है, यानी कि IPL का फाइनल 2024 का कहां खेला गया। ठीक है, हमसे कह रहा है बच्चे इंडियन प्रीमियर लीग सबसे पहले 2008 में हुई, ये पुरुषों की लीग है बच्चे। ठीक है, और ये जो पुरुषों की लीग है इसका 2024 का ये बच्चे 22 मार्च को शुरू हुई थी और 26 मई में खत्म हुई थी। 2024 की बात कर रहे हैं हम, इसके बच्चे 2024 की। ओके, तो इसका पहला मैच बच्चे चेपॉक स्टेडियम में हुआ था पिछले साल, और पहला मैच जो हुआ था वो आरसीबी वर्सेस चेन्नई के बीच हुआ था, ये बात ध्यान रखोगे, चेन्नई। ठीक है, और जो हम देखें आखिरी मैच वो भी चेपॉक स्टेडियम चेन्नई में हुआ, लेकिन वो किस किस के बीच हुआ बच्चे, KKR वर्सेस, है ना, SRH सनराइजर्स हैदराबाद। ओके, कलकत्ता और हैदराबाद के बीच, जिसमें से कलकत्ता जीत गई थी। ठीक है बच्चे, है ना, कलकत्ता जीत गई थी, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, है ना। कलकत्ता जब जीत गई है बच्चे,
तो कलकत्ता तीसरे बार जीती थी, 2012 में भी जीती थी, 2014 में भी जीती थी, 2024 में भी जीत गई। समझ गए? ऐसे भी आप ध्यान रखोगे यहां पर। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी की लंबाई का सही आपको क्रम लगता है, जरा बताओ। तो बच्चे ये जो लगता है, इस सबसे लंबी नदी है भारत में ये, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर यमुना। ठीक है भाई। ये कितनी है बच्चे? 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गोदावरी की कितनी है? 1465 हो। कृष्णा की कितनी हो जाएगी? 1401 हो जाएगी। यमुना की कितनी हो जाएगी? 1376 हो जाएगी। ठीक है बच्चे, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं शिपकिला दर्रे से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है? शिपकिला दर्रे से बच्चे अगर हम देखें बच्चे, हमारे यहाँ पर शिपकिला दर्रे से कौन सी नदी प्रवेश करती है? शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के बॉर्डर पर है। तो अगर आप देखोगे बच्चे, तो कौन सी नदी तिब्बत से आती हुई यहां से हिमाचल प्रदेश में आएगी? शिपकिला दर्रे से सतलुज नदी आएगी। ठीक है। तो सतलुज नदी राकसताल झील से आ रही होती है तिब्बत से, और तिब्बत में बहती हुई फिर ये शिपकिला दर्रे से हिमाचल प्रदेश में आ जाएगी। हिमाचल प्रदेश वालों ने इसके ऊपर भाखड़ा बांध बनाया हुआ है, फिर ये पंजाब में आएगी। पंजाब वालों ने इसके ऊपर नांगल बांध बनाया है। इन दोनों बांध में 13 किलोमीटर का ही अंतर है। फिर उसके बाद पंजाब में बहती हुई पाकिस्तान चली जाएगी और पाकिस्तान में चिनाब में मिल जाती है ये। तो हमारा राइट आंसर क्या है? सतलुज। ठीक है भाई। सतलुज की सहायक नदी आपको व्यास देखने को मिलेगी और स्पीति देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चे, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। बोलते हैं बच्चे उत्तरी सिक्किम हिमालय की सोलमो झील से निकलने वाली किस नदी के पानी का बंटवारा भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का विषय है? देखो भाई, सिक्किम के अंदर से बच्चे, जिसको हम चोलामू झील भी बोल देते हैं, सोलमो झील को, तो यहां से निकलती है तीस्ता नदी। निकलने के बाद ये वेस्ट बंगाल के इलाके से बह के उसके बाद ये कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में। तो ये तीस्ता नदी है बच्चे, और बांग्लादेश में जाके किस में मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है ना भाई? ध्यान रखोगे, ब्रह्मपुत्र में। तो भारत और बांग्लादेश के बीच इस तीस्ता नदी के पानी को लेकर ध्यान रखोगे झगड़ा है, विवाद है। देखो, जब भी ऐसे कोई नदी जाती है ना दूसरे देश में, वहां विवाद तो क्रिएट करती है, सीधी सी बात है। क्योंकि देश बोलता है अगले वाला कि जी पीछे से ये नदी का पानी नहीं दे रहे हमको, इसको रोक लेते हैं। समझ गए? तो ऐसे आप ध्यान रखना। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पंचनंद में शामिल नहीं है? बच्चे, पंचनंद में आपकी कौन कौन सी नदियां आती हैं हमेशा ध्यान रखना। जैसे कि हमारी व्यास आती है, जैसे कि हमारी सतलुज आती है, जैसे कि बच्चे रावी आती है, जैसे कि चिनाब आती है, जैसे कि झेलम आती है। इनको बोलते हैं हम पंचनंद नदियां। ठीक है, ध्यान रखोगे, इनको पंचनंद बोलते हैं। तो इसमें से हमारी सिंधु पंचनंद का हिस्सा नहीं है। हालांकि पंजाब के निर्माण में सबसे मुख्य नदी सिंधु ही है, लेकिन ध्यान रखना, है ना, सबसे मुख्य नदी पंजाब के निर्माण में सिंधु है, बाद में ये आएंगी। ठीक है भाई, क्लियर है? लेकिन सिंधु पंचनंद का हिस्सा नहीं है, ध्यान रखना ऐसे। अच्छा, अगर मैं सप्त सिंधु नाम बोलूं तब कौन कौन सी नदी आएंगी? सप्त सिंधु में बच्चे, सप्त सिंधु में 5 नदी ये हो गई, एक खुद सिंधु को ले लीजिए और एक सरस्वती को भी ले लीजिए। अब हो गई ये सप्त सिंधु। पेपर में पूछा गया है, ध्यान रखना। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों का सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है? चलो देखते हैं बच्चे। सबसे पहले चंद्रगुप्त, फिर बिंदुसार, फिर अशोक, फिर बृहद्रथ, और बृहद्रथ इनका आखिरी था। इस ऑप्शन के हिसाब से हमारा ये ठीक है। बृहद्रथ की हत्या कौन कर देता है बच्चे? पुष्यमित्र शुंग कर देता है और शुंग वंश की नींव रख देता है। और बच्चे अगर हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव कब रखी थी? वो रख दी थी 322 बीसी में रख दी थी। और किसको बच्चे? नंद वंश के शासक धनानंद को मारकर। ठीक है बच्चे। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? आचार्य चाणक्य था। बिंदुसार के समय पर भी आचार्य चाणक्य प्रधानमंत्री था। ठीक है भाई, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है लोटिया कहाँ का क्षेत्रीय संगीत है? बच्चे ये आपको देखने को मिल जाएगा राजस्थान का। कहाँ का है? राजस्थान का। राजस्थान में ख्याल नृत्य होता है, गैर नृत्य होता है, समझ गए, कालबेलिया नृत्य है, तेरातली नृत्य है, घूमर नृत्य है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत का एक रूप है? तो बच्चे इसमें से जो आप नौरिया गीत देख रहे हैं ये असम का है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे कहाँ का है? असम का है। तो ये है इसमें से। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये। बोलता है ओणम त्योहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बच्चे जो ओणम है
अगर हम ओणम की बात करेंगे तो ओणम कितने दिन, 10 दिन मनाया जाएगा। और कहां पर मनाया जाएगा, केरल में। और इसमें भगवान अयप्पा, ध्यान रखोगे, भगवान अयप्पा के आगमन पर, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, इसको मनाया जाता है। क्लियर हो जाएगा बच्चे, समझ गए यहाँ पर हम। अच्छा, ये जो आपका ओणम है ये तो ठीक है। पोंगल है ऐसे ही तमिलनाडु में, वो 4 दिन मनाया जाता है जनवरी में, लेकिन वो मकर संक्रांति का रूप है पोंगल। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है? तो वो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने करी है। बोला है कि लैंगिक समानता आएगी इससे। क्या आएगी बच्चे, लैंगिक समानता आएगी इससे। ये भी आप ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। बच्चे हिमाचल प्रदेश में 68 ही है विधानसभा की सीटें, और यहां पर अभी कांग्रेस की सरकार चल रही है। और यहां पर सीएम कौन हो जाएंगे बच्चे, सुखविंदर सिंह सुक्खू हो जाएंगे। याद रखोगे बच्चे, कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू हो जाएंगे।